अस्सलाम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। क्या अब भी उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत जुडिशल कमीशंस बनाने का कम अज़ कम ऐलान ही कर दे, या फिर बना दे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ज्वाइन कर सकती है ये मुज़ाकरात? लेकिन उसके अलावा आज जेल में जो इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई, फिर उसके अलावा GSQ हमला केस के हवाले से जो वहाँ पर समाअत थी, उधर भी मुख्तलिफ रहनुमा उनसे मिले। और जो न्यूज़ बाहर आई वो एक तो जुनैद अकबर साहब के हवाले से कि उन्हें PTI KP का उन्हें सदर बना दिया इमरान खान साहब ने, कुछ तब्दीलियां की उन्होंने विद इन द पार्टी। ये भी हमने सुना, देखा ही खबर चलती हुई। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि असद कैसर अब लीड करेंगे। उसके अलावा ये सुनीद है कि इमरान खान साहब ने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंगल साहब और दीगर अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उन सबको भी नेक्स्ट जब आप मिलें तो उनको साथ लेकर चलें, अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ ये मामला जाए। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। विदाउट मच अडू से बातचीत स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने कीमती वक्त दिया अपना प्रोग्राम के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कि ये कल भी बात तकरीबन हर जगह पे होती रही। मैं आपको भी सुन रहा था कि 7 वर्किंग डेज उन्होंने मांगे थे, आपने उससे पहले क्यों जल्दी कर दी, ये सब मामला हो गया। मैं आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, और वो ये है कि अब प्लान ये है कि ऑपोजिशन यानी कि आप लोग एहतजाज करेंगे ऐवानों में, और बड़ा रोबस्ट एहतजाज ऑलरेडी हम देख रहे हैं। उसके अलावा तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे, दोबारा एजिटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि एजिटेशनल पॉलिटिक्स का जो आगे नतीजा निकल चुका है इससे पहले वो तो हम देख चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लान हेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जो प्रेशर माउंट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की प्रोटेस्ट जो है वो ऑलरेडी जारी है। MNAs और हमारी सूबाई असम्बली पंजाब में और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमारे मेंबरान हैं, आपने देखा होगा बलूचिस्तान असम्बली में भी काफ़ी तादाद बेशक हमारी थोड़ी है, मगर हमारे लोगों ने काफ़ी सारी अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया है वहाँ पे भी, खान साहब की रिहाई के हवाले से और केसेस के हवाले से। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाले मामला जारी रहेंगे। ऑफ द फ्लोर बाहर एक ग्रैंड अलायंस जो है वो कौमी सतह पे बनाने का जो है वो काम शुरू हो गया है। खान साहब ने चंद लोगों की जिम्मेदारियां लगाई हुई थी, पिछले 1-2 महीने से उस पर काम हो रहा है। GDA के साथ मामला जो है वो किसी हद तक तय पा गए हैं, उनसे वफूद से हमारी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। आपने देखा कि जो पुरजोर आवाज़ें हैं इंडिविजुअल्स की, अफराद की, जैसे मुस्तफ़ा कुकर हैं, उनके पास भी हमारा वक्त पहुंचा। साथ अगर आप ये देख लें कि खाकान अब्बासी साहब है, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, उनको भी अपने साथ उनको भी हमने उनसे रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान साहब, देखिए मौलाना के हवाले से बड़ा सिंपल कुलिया है। हम सबको आवाज दे रहे हैं, तमाम जमहूरियत पसंदों को, तमाम लोग जो इस हैं इनके खिलाफ हैं, तो हम सबको आवाजें देंगे, फिर हम देखेंगे हमारे साथ कौन चलता है और कौन खड़ा होता है। ये एक ब्रॉडर एजेंडा है, एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं ताकि इस वस्ताई जो गवर्नमेंट है इसका मुकाबला किया जा सके। और शेख साहब, आप ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ग्रैंड अलायंस के अगर आता है तो फिर आप मुज़ाकरात और बाकी सारी चीजें खत्म देख रहे हैं? सर, मुज़ाकरात देख क्या रहे हैं? मुज़ाकरात तो खत्म हो चुके हैं सर। मुज़ाकरात तो खत्म कर दिए, मैंने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो खत्म हो गए हैं। हमारे चेयरमैन जो नॉमिनेटेड है इमरान खान साहब की तरफ से, गौहर साहब, उन्होंने आके कह दिया कि खत्म हो चुके हैं। आपने फिर हुकूमती टीम के आपने तल्ले मिनते भी देखे कि नहीं छोड़ना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, हमारा जवाब लेना चाहिए था। वही 7 दिन पूरे हो गए, केड़ी गल का जवाब लेना चाहिए। आप जुडिशल कमीशन फरमा रहे हैं शेख वकास अकरम साहब। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो मुज़ाकरात है ये तो एक हवा के झोंके की तरह मुज़ाकरात चल रहे थे। जो असल मुज़ाकरात चल रहे थे वहां से इनकार हुआ, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात खत्म हुए। सर, कोई असल मुज़ाकरात नहीं थे, यही असल मुज़ाकरात थे। इसके अलावा बैकडोर इमरान खान साहब ये बात बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि उनको इनडायरेक्ट जो है वो ऑफर्स आई, बट ही रिफ्यूज। तो मुज़ाकरात तो इस वक्त एक ही चल रहे थे। अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है बकौल खान साहब, तो वो एक ग्रैंड नेशनल एजेंडे पे ही बात हो सकती है, इंसाफ के असूलों के हिसाब से। तो वो बात करने में हर्ज कोई नहीं है। हमने तो कहा था कंसर्न क्वार्टर्स में से कोई भी बात कर ले। 26 शुहदा और असीरों को इंसाफ और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के ऊपर हमें डिलीवर कर सकता है, तो वी आर रेडी टू टॉक। इसमें तो कोई बात, खान साहब तो कह चुके हैं। दूसरी मुलाकात होगी तो शेख साहब उसमें कुछ सामने आएगा ना, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं जो आपको एक्सेप्टेबल हो। मैं अर्ज करूं कि हो सकता है अगली मुलाकात का किसी को पता ना चले, लेकिन जो पिछली मुलाकात थी पेशावर में जो गौर साहब की हुई वो इस नोट पर ख़त्म हुई
कि अब दोबारा ये मुलाकात जारी रहेगी, एक और मुलाकात भी बहुत जल्द होनी है, तो वो मामला तो खुला ही हुआ है अभी तक वहां पर? आई डोंट नो, मेरे पास तो किसी दूसरी इतला की मीटिंग की इतला नहीं है। अगर होगी तो मैं आपसे नोट पे खत्म हुई थी वो मीटिंग, आपको पता ही होगा। पता नहीं जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਲਾ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। काबिल एहतराम शेख भाई, आपने अभी बात की फ्लोर ऑफ द हाउस में एहतजाज जारी की बात कर रहे हैं आप। मैंने जो देखा है उसमें 38 बिल इस कौमी असम्बली में 10 माह में मंजूर हो चुके हैं, 24 करारदादे हैं वो भी पास हो चुकी हैं। अपोजिशन इस मौके पर एहतजाज कर रही है। मैं आपसे किबला ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अपोजिशन को बुलडोज किया गया है या अपोजिशन इस प्रोसेस में शामिल ही नहीं होना चाहती, आप सिर्फ एहतजाज करना चाहती? नहीं, ये फस्ताई हुकूमत है, ये हर चीज बुलडोज करती है। अब 26वीं तरमीम का देख लेंगे किस उजलत में किस तरीके से बगैर कमेटीज के और बगैर कंसल्टेशन के उसको किया गया। हालांकि उसमें प्रोडक्ट कंसल्टेशन की मिसालें मौजूद हैं जब आईनी तरामीम होती हैं इस किस्म की। नहीं हुआ, क्या बदमाशी हुई। कई बिल आते हैं, बुलडोज करते हैं, फस्ताई है, इंस्टॉल्ड है, जाली है, फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके पास अददी बर्तरी है, हमारा स्टोलन मैंडेट इनके पास है, अददी बर्तरी इनकी है, तो उस वजह से ये करवा लेते हैं। हम एहतजाज कर सकते हैं जितना हम करते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी तादाद के मुताबिक, बल्कि उससे बढ़ के करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ अददी बर्तरी होती है वहाँ बदमाशी तो करते हैं ये, फिर वो बर्तरी गो के हमारे मैंडेट की वसातत से है जो उन्होंने चोरी किया। That's what the fact is. शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे इससे एग्री करता हूँ और वो नज़र भी आ रहा था। वैसे तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नज़र आ रहा था कि इनमें से शायद कुछ ना निकले क्योंकि हुकूमत को शायद इजाज़त ना मिले ये कमीशंस बनाने की। नॉनदलेस उसके अलावा ये है कि खान साहब को शायद ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जो कि वाकई इस तरह के बातचीत के मतलब आप सैटरडे संडे ऑफ डे है, इतने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर आगे खान साहब को नहीं सिर्फ खान साहब को नहीं, सारा नजर आ रहा है ना। जब मुलाकात की बात हो रही थी, कमेटी बनाई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बीच में बैठा है, वजीर बीच में बैठे हैं, एक मुलाकात नहीं रही। अगले ने जलसे वास्ते जेल खुला ली सी सुबह छुट्टी वाले दिन 7 बजे। फिर जो 24 मूव कर रहे सन, उस दिन बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब के लिए जेल 2 दफा खुली गई, दिन के वक्त भी रात के थे। हमें कहानियां सुना रहे हैं, इतना पल्ले आपके है नहीं कि आप जाके एक मुलाकात जो है वो एक दिन में अरेंज कर सके, और 10 दिन होते तुसी ला देते, फिर तुसी कहते जी हम सीरियस नहीं है। हाँ, ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तर्जुमान के मदरसों पे हमला करते हैं जी, सैकड़ों पुलिस वाले भेजते हैं, साहबजादा करने वाली गल जी। बात ठीक है, स्पॉयलर्स है ना, वो तो फिर सर जारी रहेंगे ना बीच बीच में। लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि खान साहब की जेल में जो आप लोगों से जो बातचीत होती है, ही इज ऑफ द व्यू, ये मुझे आप ही की जमात के लोग बता चुके हैं कि उनका ये ख्याल है कि देयर इज अ टाइम विंडो, ये वक्त है प्रेशर माउंट करने का, ये टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो टाइम हमने वेस्ट नहीं होने देना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हमने पहले दिन क्या है वो टाइम विंडो, ये इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट टाइम कि अगर ये निकल गया तो इसके बाद फिर चांस शायद इतना गोल्डन चांस ना आए, वो किस वजह से है सर? ये बैरूनी प्रेशर की वजह से? नहीं, बैरूनी प्रेशर की वजह से तो नहीं। हमारे केसेस जो है वो ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं, उनके फैसले होने वाले हैं, बहुत सी चीजें शेप अप हो रही हैं मुल्क के अंदर, इकॉनमी का उन्होंने वो कर दिया है सारा। अब आप देख लें, इंडिकेटर्स देख लें, ये जो आपको बताते हैं उसमें और हकीकत में कितना 2022 और 2024 को कंपेयर कर लें तो अभी भी इनके कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे उसके साथ। और सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख लें, अफगानिस्तान का मसला आप देख लें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे ये तो मुल्क को पूरे वाला ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपको भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये टाइम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। यहाँ पे पार्लियामेंट हो और नहीं ये वाली बात नहीं है, ये वाली बात नहीं है खान साहब ने ऐसी बात नहीं है, ये वक्त इंपॉर्टेंट है, हर वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि कमेटी इस वक्त में बनी है ना 26 के बाद, जब कमेटी ने बननी तो हमने उसके तनाजुर से टाइम को देखना है ना। अगर कमेटी ना बनती तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। मतलब आप हमसे कोई तो आप निकल आए, टाइम फ्रेम रखा और उससे पहले निकल आए, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, मजीद दिन भी नहीं जाया करते। पहले नहीं निकले सर, सॉरी लेट मी, पहले नहीं निकले जनाब, ये कौन कहता है पहले निकले? 7 दिन दिए थे, 7वें दिन रात 12 बजे से पहले हमने राउज कर दिया था, खत्म हुई बात। वो तो 28 को आना था ना सर, वैसे जवाब तो इंतहाई काबिल एहतराम शेख वकास भाई। अभी असद कैसर और मौलाना फजल रहमान की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है
उसमें आइंदा हफ्ते मुलाकात का शेड्यूल जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तय हो गया है। पूछना आपसे ये चाहता हूं, हो गया होगा सर, मैंने कहा कि हमने वी आर कॉलिंग आउट। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि शेख साहब, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि मुलाकात का शेड्यूल तो तय हो गया है। आप साबका अदवार अगर देखें तो मौलाना फजलुर रहमान पर आज भी उतना ही इतबार कर रहे हैं जितना पहले करते थे। देखें, अगर हमारी पार्टी ने उनसे राब्ता किया है तो मैं अब इस किस्म का कोई एडवर्स बयान दे के उन चीज़ों को बैड टेस्ट में डेवलप नहीं करना चाहता। बात यह है कि विल कॉल आउट। हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ भी पहल की थी, खुद मौलाना साहब के पास गए थे, बार बार गए थे, उन्हें कायल करने की कोशिश की थी कि आप हमारे साथ रहें, हुकूमत को वोट ना दें। मुसवदा टोन डाउन जरूर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मौलाना वोटेड फॉर द गवर्नमेंट। अब दोबारा जो है पार्टी अगर उन पे कोशिश कर रही है तो वो गुड फेथ से ही कर रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। व्हाई शुड वी एक्ट। शेख साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है आज का। आपके गुज़िश्ता एहतजाज और धरने तो तमाम हो गए नाकाम, इमरान खान अभी तक जेल में है, क्या पीटीआई की जो पॉलिसी है इस पर आपको रीशेड्यूल नहीं करना चाहिए? खान कैसे बाहर निकलेगा? पहली बात यह है कि मैं आपसे सर इत्तेफाक नहीं करता, बड़े एहतराम से आपको कहता हूँ। जिसको आप समझते हैं नाकाम, हम उसे समझते हैं सक्सेस। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई है। ऑब्वियसली ये एक कामयाब मोबिलाइजेशन थी जो पूरे पाकिस्तान को कंटेनर से बंद कर दिया जाता। जिस वक्त ये कहते हैं कि हम दफा 144 लगा रहे हैं, वो हमारी जीत है। जिस वक्त ये बंदे उठाना लगते हैं, हमें यकीन हो जाता है कि इनको तकलीफ हो रही है। जब ये कंटेनर लगा के रास्ते बंद करते हैं तो वो इनकी तकलीफ जो है ना वो शी हो रही होती है। और जब ये दूसरे सूबों से नफरी बुलाते हैं, हमारे बंदे फिर भी डी चौक में पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि नाकामी थी। माज़रत, मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं। जब इनको हमें रोकने के लिए इतना जोर लगाना पड़ा तो ये नाकामी नहीं थी, ये सक्सेस थी। और वो सक्सेस जो है वो किसी तरीके में भी शेप अप हो सकती है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती रहती है, अपोजिशन की तरीके चलती है, एक मोबिलाइजेशन दूसरी तीसरी कई मोबिलाइजेशनें होंगी और उनके नताइज भी होते हैं। और हमेशा एक मोबिलाइजेशन अगली मोबिलाइजेशन में हौसला देती है। आज हमारे सैकड़ों हजारों लोग जो अंदर बंद है जेलों में। मैं तो नाकामी का लफ्ज खान की रिहाई से मशरूत कर रहा था। नहीं सर, खान की रिहाई भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने को जेल तोड़ के तो खान को नहीं लाना। हम कोई मलेशिया तो नहीं है, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। हम एक सियासी पार्टी है और हम पॉलिटिकल और लीगल तरीके से खान को निकालना चाहते हैं। और वो लीगल तरीका थ्रू कोर्ट्स है और खान साहब खुद भी कहते हैं कि मैं कोर्ट्स के थ्रू बाहर आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली अगर 26वीं तरमीम पे हम इसको रोक लेते तो चीजें हमारे लिए आसान होती, मेरिट के ऊपर चीजें हो जाती। अब 26वीं तरमीम की पास होने के बाद जो है चीजें हमारे लिए औखी हो गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज साहब भी तो कोर्ट से ही बाहर आए थे ना, आपको याद है ना सर? जी 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 एग्री हैं आप? तो मैं कब कह रहा हूँ कोर्ट से? यानी उसी तरीके से जैसे वो कोर्ट से बाहर आए थे, खान की रिहाई भी वैसे ही होगी? नहीं, असी नवाज शरीफ वाले तरीके तो नहीं आना चाहते, ऐसा को डील करके नहीं आना चाहते। सीधी बात है, हम मेरिट पे आना चाहते हैं। नीचे हमें नहीं मिल रहा, हमारे बरीयत के केसों में भी हमें सजा सुनाई जा रही है, नाहक सजा सुनाई जा रही है। अब हम हायर कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं कि वहां हमें इंसाफ, हमें उम्मीद है कि पहली दूसरी पेशियों में ही हमारे फैसले हो जाएंगे, जैसे पहले भी फैसले हुए इद्दत वाले केस के भी और बाकी। शेख साहब, आप फरमा रहे थे कि इनकी औकात नहीं है, मतलब मुलाकात तक वो करा नहीं सकते, और अग्रीड टू दैट, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो फिर अल्टीमेटली बात तो वही आ गई कि आप जो आगे एजिटेशन आप इन हाउस करें या आउट ऑन द रोड्स करें, उसमें फिर बात तो वहीं पे है कि जिनके साथ असल मुज़ाकरात होने हैं उस तरफ ही देख रहे हैं ना आप। तो फिर जो तकिया है वो तो उसी अगली मुलाकात पे है ना सर? ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ क्यों घुमा फिरा के गल करते हो? खुल के पूछो मेरे को, तुझे की पूछना था? उधर आप किसका जिक्र कर रहे हैं? खुल के करें ना जिक्र, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? किससे एस्टैब्लिशमेंट और किसका? आज एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि हमें तो कोई एतराज नहीं है, खान ने खुद कहा है, मगर डील के लिए बात नहीं करेंगे। 26 के अशीरों के और 26 के शोधा के हवाले से बात करेंगे। हम उनसे बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। डील थोड़ा की ख्याल है? नवाज दी डील लगती सी, इमरान खान नहीं लगती, पहले दिन भी लगती सी, पहले दिन भी लगती सी, नहीं लगी। मैं अब सिर्फ आखिरी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये GHQ हमला केस में डिफरेंट मुलाकातें वगैरह होती हैं, बाहर आके कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो फवाद चौधरी साहब ने बयान किया अडयाला जेल के बाहर कि असद कैसर अब लीड करेंगे। खान साहब ने कहा कि आइंदा मुलाकातों में मौलाना साहब फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, बड़ा उनका एहतराम का रिश्ता है, मगर माजरत के साथ वो कोई भी पार्टी पॉलिसी नहीं दे सकते।
आज मुलाकातों के अंदर मुझे राजा साहब ने बताया कि आज उन्होंने जो गुफ्तगू खान साहब की और चौधरी साहब की हुई, मुझे राजा साहब ने आज बड़ा ही तफसील से बताया है। लेट्स नॉट डिस्कस इट ऑन टीवी। वो हमारे भाई हैं, उनके पास पार्टी का कोई ऐसा ओहदा जिम्मेदारी नहीं है। आज से महीना पहले इमरान खान साहब के हुक्म पे एक बयान इशू हुआ था पीटीआई ऑफिशियल से चौधरी साहब के बारे में, वो आप सुन लें, पढ़ लें। वो अभी तक वहीं पे है, खान के हुक्म पे दिया गया था। सो पार्टी स्टेटमेंट सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा पॉलिसी स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। जो पीटीआई मुज़ाकरात से उन्होंने बैक ऑफ किया या कॉल ऑफ कर दिया उनको, वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे, वो ये है कि नॉन सीरियसनेस है। इतने सारे लोग डाल लिए गए, फिर वो अपनी अपनी पार्टियों से जाके पूछ के आए हैं, फिर जुमा हफ्ता इतवार ऑफ डे ले लिया, इतना इंपॉर्टेंट मुल्की मैटर है, फिर उसके ऊपर लिख के देंगे। मतलब ये वो रेड टेपिज्म टाइप की चीज़ें, ये सुर्ख फीता टाइप जैसे ब्यूरोक्रेसी में चलता है, वो यहाँ पे मामला चल रहे थे। फिर उसके अलावा वो कहते हैं मुलाकात आपसे कहते हैं करवा दें, आपके इख्तियार में नहीं है मुलाकात करवाना। और दूसरी तरफ इतवार को या सुबह सुबह मुलाकात, जेलें खुल जाती हैं। तो आपकी तरफ से नॉन सीरियसनेस नहीं है, आपकी तरफ से ये एक तासुर मिला है कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो इस वजह से वो निकले। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो इल्ज़ामात तो जो भी लगा लें, हमारे पास भी 20 इल्ज़ामात हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन हकायक और जो मोटी बात है या बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो क्या है कि हुकूमत ने तो अनाउंस किया था कि 28 जनवरी को हम आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनका तहरीरी तौर पे वे फॉरवर्ड हम आपको उस चौथी नशिस्त में दे देंगे। तो मुझे बताएं कि कौन सी क़यामत आ रही थी कि उससे पहले उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। तो इससे ये बड़ी बात है। तो वो जो भागे हैं मुज़ाकरात से या जो निकले हैं या मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं या नॉन सीरियस अगर कोई है, वो पीटीआई है। ये जितने भी बहाने वो कह रहे हैं, वो 28 तक इंतजार कर लेते ना। अगर 28 तक वो वेट कर लेते तो हम पता चल जाता हम कितने सीरियस हैं कितने नॉन सीरियस। दो चीजें हैं सर उसमें। एक तो वो कहते हैं कि चलें, आपने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करना था, वो ऐलान कर दें, आप बनाए, बेशक बाद में आप कह दें बनाना है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जमात के हुजूर वाला बहुत से सीनियर लोग वो जब बैठ के कहेंगे 9 मई पे तो बन ही नहीं सकता, मतलब कमेटी में जो भी बात हो रही है, टीवी पे प्रोग्राम्स में बैठ के वो इंटरव्यूज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये सब जुडिशल मैटर, और वहां पे तो सजाएं हो रही हैं, ये तो बनना ही नहीं है। तो आपने पहले मैसेज दे दिया कि भाईजान ये तो हमने करना ही नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर 28 तारीख का तहरीरी तौर पे भी इंतजार कर लेते। अगर आपको लगता है कि हमने मानना ही नहीं था तो हम आपको लिख के दे देते और हम नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। तो 28 तारीख तक अगर वेट कर लेते तो हम तहरीरी तौर पे लिख के दे देते। अगर इनको लगता है हमने यही कहना था कि हमारी तरफ से जवाब है, ये भी तो मुमकिन था ना कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन पहले फेज में बन जाता, अगली बात बाद में होती। बहुत चीजें मुमकिनात तो बहुत नहीं। देखिए, ऐसे नहीं होते मुज़ाकरात, हम किसी के पीछे पीछे नहीं भागते। हमने मुज़ाकरात को जो है वो अगर वो वॉकआउट कर गए हैं और अभी भी उनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि आप अब अनाउंस कर दें, ये मौक़िफ़ नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने जो गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये कहा है कि अगर अब आप कोई हमें ऑफर करेंगे तो फिर हम खान साहब से मुशावरत करके आपको बता देंगे। तो राना साहब, पीटीआई वालों का अक्सर यही कहना था कि ट्रंप आएगा तो प्रेशर आ जाएगा। पूछना यह चाहता हूं, ये मुज़ाकराती जो दौर शुरू हुआ है, ये उस प्रेशर की वजह से है, और इसके साथ साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ाकरात है उनमें कितना प्रेशर है? प्रेशर के बारे में आगाह करें जरा। देखें, इनका ख्याल ये था कि ये पूरी दुनिया घूम के आए थे और हर जगह इनको ठोकर ही लगी थी। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, मकसद मुदाखलत था। कांग्रेसमैन से गली गली कूचा कूचा उनके दर पे बैठे रहे, उनसे आवाज़ उठाई। मकसद क्या था? मुदाखलत। मकसद क्या था? कि इनको कोई रिलीफ मिल जाए। 26-24 नवंबर को जो इन्होंने ड्रामा किया, जो इन्होंने धावा बोला, जो इन्होंने ये FIR कटवाएं, FIR कटवाएंगे तो अदालतों में डिसाइड होगा। इन्होंने कितनों पे FIR कटवाई हैं? नहीं कटवाई। कितनों के पोस्टमार्टम करवाए? नहीं करवाए। तो असल बात तो ये है ना। तो बात ये कि आप जो मर्जी बोलते रहें। FIR के हवाले से वो कहते हैं कि हमने दरखास्त दे दी हुई है, थाना उस पर नहीं कर रहा दर्ज FIR, क्या करें फिर? देखें, ऐसा नहीं है। इनके पास पूरा सूबा है,
मेडिकल हो तो अदालतें खुली, अदालतों से FIR कट जाती है। इन्होंने नहीं कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं, जो 13 जिनका ये जिक्र करते हैं उनमें से नहीं इन्होंने FIR कटवाई। अगर दरखास्तें लेके टीम पे ले आए कि हमने इस थाने में इस वक्त ये दरखास्त दी, ये प्रोपेगेंडा है। और रियासत ने गोली नहीं चलाई, इन्होंने शहीद किए पुलिस वाले, इन्होंने शहीद किए रेंजर वाले, इन्होंने 150 एहलकारों को जख्मी किया, 40 गाड़ियां को जलाओ घिराव किया, फिर तोड़फोड़ की, शेल मारे। तो ये देखें, बात ये कि आप एक प्रोपेगेंडा जिसका नाम वो हुजूर वाला, कम से कम कोई कमेटी बन, कम से कम कमेटी हो, वरना एक कमीशन बन जाए तो क्या बुरा है कि आप पर वो उनका इल्जाम है, आपका उन पर इल्जाम है। अगर दोनों तरफ से मिसट्रस्ट हो, ये एक आम सियासी सूरत हाल नहीं है। राना साहब, सैयदी गुजारिश सिर्फ ये है कि जहां पर इतना मिसट्रस्ट आ गया और उस पर स्टेक पे क्या हो, पाकिस्तान पाकिस्तानी, तो वहां पे एक ऐसा मिडल वे निकालने में क्या मुज़ायका है, क्या हर्ज है कि जिसके थ्रू क्लैरिटी आ जाए। हमने ना नहीं की, उन्होंने वॉकआउट किया है। वो इंतजार कर लेते तो शायद उनको ये चीज मिल जाती। उन्होंने इस चीज का इंतजार भी नहीं किया क्योंकि उनका एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि अल कादर ट्रस्ट में उनको सजा ना हो। ये पूरी जो मैं दुनिया को घूम के आए वो यही था कि हमें सजा ना हो और रिहाई मिल जाए। जब उनको सजा हो गई, बात को तस्लीम करते हैं। हजरत राना साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हाँ, मुस्लिम लीग नून का तो एक ही मौकफ है, हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बानी कर दी। अब पिछले 3 साल से तकरीबन हुकूमत तो आप ही की चल रही है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने जो रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दी थी, वो सियासत का कम बैक कर लिया है? अवाम में पजीराई आपकी इस वक्त बढ़ी है? कुछ क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशी तौर पे पूरा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और लोगों का मूड, लोगों का जहन, लोगों का ख्याल इस मुल्क के बारे में तब्दील हो रहा है। जो ताजिर, और अगले आने वाले 6 से 12 महीने में एक आम आदमी की जिंदगी में भी अच्छा असर आएगा, उसके बजट बेहतर हो जाएंगे, उसको ये जो बेहतरी है घर घर महसूस होना शुरू होगी। तो बिल्कुल ये जो जमात है, आप इसका अंदाजा लगा लेना, इनको सजा हुई तो KPK में कोई ने भी जुलूस नहीं कर। बिल्कुल ठीक है, खुदा करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ, और उसका फैसला बहरहाल फिर एट द एंड ऑफ द डे आवाम ही करेंगे कि उनको कितनी बेहतरी महसूस हुई। बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना एहसान अफजल साहब, भट्ट साहब फरमा के गए हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, अगले 1.5-1 साल में पता नहीं दूध शहद की नहरें बह जानी है यहाँ पे, और लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं रहेगा कि यहाँ पे जो इंसानी हुकूक के साथ हुआ है, जो अपोजिशन के साथ हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग इज हंकी डोरी, जबरदस्त जा रहा है जी सारा कुछ। यार बाजवा साहब, आप उन्हें बार बार छेड़ रहे थे, मुज़ाकरात कामयाब हुए, उधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, आपने बड़े तिखे सवाल किए उनको। वैसे इंसाफ की बात, मैंने तो उनसे पूछा था, मैंने कहा कमीशन आप, उन्होंने कहा पहले FIR कराओ, फिर आप पे कहते हैं हाँ जी FIR तो हुई है, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसमें तफ्तीश जो है वो आपने करनी, फिर कहते हैं हाँ जी वो तो हम कर रहे हैं। मेरा बाजवा साहब अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। हाँ। अगर आप गौर करें, एक है इश्क हकीकी, एक है इश्क मजाजी। पाकिस्तान में भी 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं बाजवा भाई, मुज़ाकरात हकीकी और मुज़ाकरात दिखावा। अगर आप गौर करें हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को गौर करें ना, बैरिस्टर गौहर को पहला बयान है, आधी लाइन का मैं अगर आपको दूं, 9 मई 26 नवंबर कमीशन नहीं बनाना, मुज़ाकरात मैं नहीं करने। हुकूमत कह रही है हाँ भी हाँ, आ जाओ बैठो, मुज़ाकरात जो है। आप क्यों रूठ रहे हैं? मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, हुकूमत स्टिल फिर कायम है। अब नहीं सर, कोई टाइम नहीं है, गौर करें, टाइम वेस्टिंग, व्हाट्सएप टाइम वेस्टिंग सारी की सारी। मतलब मुझे ये बताएं कि मुल्क का इतना इंपॉर्टेंट इशू हो और उस पे हुकूमत कहे कि हफ्ते और इतवार को हम छुट्टी करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों है? यही तो सवाल है बाजवा भाई। जराए जो है PTI के, मेरे मुज़ाकरात हकीकी जो थे उसमें PTI मसरूफ थी। ये दिखावा मुज़ाकरात को छोड़ देना, जो मुज़ाकरात हकीकी थे उसमें हो गई ना, उसमें जब हुई ना तो PTI ने कहा कि मुज़ाकरात अब जो दिखावा था लोगों को दिखाने के लिए, हुकूमत के तिलों में तो तेल नहीं है, हुकूमत के पास क्या है देने के लिए? नथिंग। तो उन्हें क्या जी उधरों ना हो गई है, उधर नहीं ना हो, इधरों भी ना कर दी है, उधर से ना नहीं हुई, वहां से जो ऑफर्स आई है ना वो इमरान खान साहब ने कबूल नहीं की। ये मैं आपको एक खबर के तौर पे ये बात बता रहा हूँ, और उसमें अगला सेशन भी जो मैं शेख वकास अकरम साहब से पूछ रहा था ना, वो कुछ अरसे बाद आप देख लेंगे, अगला सेशन भी आ जाना उसके अंदर, जो वहां पे उठते हुए ये तय हुआ कि जनाब हम दोबारा मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा, कुछ अरसे के बाद आपको फिर पता चलेगा वो मिला है, वो कहेगा नहीं मिला, फिर कहेगा हाँ मैंने बता दिया, हाँ मैं मिल गया। ये होना है। आपकी इस ब्रेकिंग खबर का जवाब एक लाइन में सिर्फ ये दूंगा बाजवा साहब, इश्क हकीकी में बंदे के रूहानी दर्जात जो हैं वो बुलंद होते हैं, जबकि पाकिस्तान को गौर करें
तो पॉलिटिकल स्पेस और इक़्तिदार के दर्जात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मुज़ाकरात हकीकी से बुलंद होते हैं। बाजवा भाई चलें, ठीक हो गया भट्ट साहब, शुक्र है आपने एंड पे मुज़ाकरात हकीकी कह दिया, वगरना हकीकी जो होता है वो खुदा के साथ होता है। पता नहीं है भट्ट साहब क्या कहना चाह रहे थे पहले इसकी हकीकी से। एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में सियासी हालात क्या हैं हमने डिस्कस किया, लेकिन आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पे अमेरिका के तनाजुर में कि जिसकी पॉलिटिक्स की वजह से तमाम दुनिया में तब्दीलियां आती हैं, उसमें देखना ज़रा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ एक खुसूसी गेस्ट मौजूद हैं, आगा साले साहब, जो पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत भी करते रहे हैं। देन आगा साहब आपने डिसाइड किया कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लास्ट वॉज 1990 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 90 में, और फिर उसके बाद आपने अमेरिका में, आपको 30 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, वहाँ पे आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। जी, गवर्नर इलेक्शन भी, न्यूयॉर्क गवर्नर के लिए भी आपने जी, आई फाइल माई बिड फॉर द डेमोक्रेट प्राइमरी इन 2022। वो क्या वजह थी सर? वो मल्टीपल रीजंस, और अमेरिका में मुसलमानों के साथ जो हालात और वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पे साउथ एशियंस के साथ, आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड? जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका, और ये एक ट्राइका है और बरसों से इस पे काम हो रहा है। और बहरहाल मैं, चूँकि हमारा कंपटीशन हमेशा हिंदुस्तान से रहा है, और हमारे यहाँ एक ही रेटरिक चलता रहा है कि हिंदुस्तान एक थ्रेट है। उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और हमने उस दौर में शामिल हो गए, बल्कि हमें उस दौर में शामिल करने वाले वो लोग हैं। तो बहरहाल वो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, उसमें ये महसूस हो रहा था कि अगर हमने इनिशिएटिव ना लिया, इलेक्शन जीतना नहीं होता, आपने एक फाउंडेशन ले करनी होती है, एक लैंडमार्क बिल्ड करना होता है कि यू डेयर टू चैलेंज। तो जो हालात अमेरिका के थे, हमारी पार्टी के थे, डेमोक्रेट्स के थे, उसमें मुझे तो ये साफ लग रहा था कि भाई अगर आज हमने ये नहीं दिया तो आने वाली नस्लों को मैसेज नहीं मिलेगा। वी डू नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, मुसलमानों की कहीं भी नहीं है हमारी कोई सीट, टेबल पे कोई सीट नहीं है। जो डिस्कशन टेबल है जहां हम लोग मैटर करें, बाकी हम टुकड़ों में बटे हुए। अगर सब जो अब मैटर करता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, और वो बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, बड़े बोल्ड भी हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं जी। उसकी रोशनी में, एंड जो ख़ास तौर पे अपॉइंटमेंट्स की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिन शख्सियत को उन्होंने, वो हेगसेट, पीट हेगसेट, ही इज़ अ हार्ड लाइनर, ही इज़ अ हॉकिश लीडर। इन सब के तनाजुर में, और मोस्ट ऑफ देम, सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें आप, सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें आप, जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान अपने बयानात में। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन नियर फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हाउ वेल इक्विप्ड आर वी? मैं तो ऑलवेज मैं ये एक जुमला बोलता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज हो चुका है पिछले 40 वर्षों में, सिंस 9/11 ख़ास तौर पे तो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो ईरा था जनरल ज़िया का, उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं दी, और किसी हद तक वो चल रही थी फॉरेन पॉलिसी, एक सिमत थी उसकी और वो सिमत रही। लेकिन जैसे ही ज़ियाउल्लाह का ईरा ख़त्म हुआ, फिर वो एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड हाइब्रिड डेमोक्रेसी है हमारी इस मुल्क में, वो जब ईरा शुरू होता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, फिर नवाज शरीफ आते हैं, फिर ये सिलसिले चलते चलते फिर एंड पे जनरल मुशर्रफ आते हैं। आपको खास अच्छी तवक्को लगता कि नहीं है? मुझे तवक्को इसलिए नहीं है कि नेशनल नैरेटिव नहीं है आपके पास। जब आपके पास नैरेटिव लेस नेशन है तो उसमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, और ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ। काबिल एहतराम आगा साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियाँ लगा के, अब ट्रंप आगे हैं, तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मज़ीद पाबंदियाँ सख्त होती देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप? जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट हमने बना दिया, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फुटप्रिंट बनाया है, और वो वहाँ पे मतलब जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे अमेरिका तो तब्दील हो रहा है, दुनिया भी बदलेगी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए, और हमारी बदकिस्मती है कि हमने फेलियर किया है, अटर फेलियर है हमारा,
मैं इस पे क्या इस पे मैं सर मोहसिन नकवी साहब के वहाँ जाने से और फॉरेन ऑफिस कहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब जिनके हैं उनकी तरफ से वहाँ पे गए हैं, तो कोई वैसे तो ये पूछना सवाल एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मेरी इतला के मुताबिक उन्हें शायद समन किया गया है और ये भी कहा गया कि वो आफिया सदीकी के लिए गए हैं जी। और उसको रिहाई दिलाएंगे। और फिर वहाँ जो ब्लंडर्स हुए वो आपको, मेरा ख्याल है कि मेरी इस पिछली जुमले को, स्टेटमेंट को वैलिडेट करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोलेटरल डैमेज है। आपके फेडरल मिनिस्टर हों और वो भी वज़ीर दाखिला, वो अमेरिका में हों, वहाँ पे पाकिस्तान का सफारती अमला है, एम्बेसडर मौजूद है, कौंसल जनरल मौजूद है। मैं नहीं समझता कि उनके साथ जो लाइजॉन करने वाले लोग थे उन्होंने किस तरह लाइजॉन किया और किस तरह से उनको वो उन मीटिंग्स में ले गए जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और जो मामला है आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, तो इस पे तो हमें बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। ये होप कहाँ से पैदा हुई थी आगा साहब कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई हो जाएगी, पार्डन मिल जाएगा? देखिए होप नहीं पैदा हुई थी, पॉलिटिकल रेटरिक होते हैं ना कि हम कोई ऐसा काम करेंगे, कोई कौम को ऐसी खबर सुनाएंगे तो शायद हम इसके बदले में ऐसे कर पाएंगे। इसका आफिया सिद्दीकी की रिहाई पे तो बेहतर जवाब सेनेटर मुश्ताक दे सकेंगे, क्योंकि वो वहाँ गए भी हैं अमेरिका में, वो जेल में भी गए, फैमिली से भी राब्ते में है, अमेरिका के इदारों से भी राब्ते में, उसकी वकील से भी राब्ते में। प्रॉब्लम यह है कि आफिया सिद्दीकी की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, आपके फ़ॉरेन ऑफिस को एक ख़त लिखना चाहिए था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए, और वो जिस हालत में है, जिस कर्ब में है, वो ज़हनी मरीज़ा हैं इस वक्त, और उन्हें तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी याद नहीं है, और उनकी जो कैफियत है उस पर उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए जेल की बजाय, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। तो अगर वो ये काम करते तो हम समझते पाकिस्तान की काबिल एहतराम आगा साहब, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त अमेरिका, ट्रंप, बड़ी ज़रा ख़तरनाक से आप कुछ इशारे हमें दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में अमेरिकी जो पॉलिसी है उसमें अगर आप चीन फैक्टर में डालें तो वो बहुत नुमाया हो चुका है। पाकिस्तान मुआशी और दफाई शोबे में चीन के इंतहाई करीब जा चुका है इस वक्त। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी जो है वो भारत के इंतहाई करीब जा रहा है। तो इन हालात में आप वाशिंगटन में क्या देखते हैं कि पाक चीन तल्लुकात, अमेरिका किस नज़र से और पाकिस्तान को किस नज़र से, ये तीनों चीज़ें एलैबोरेट करें। देखिए भट्ट साहब, चीन के साथ अमेरिका के वो जो रिलेशनशिप की बुनियाद रखने में हमने कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, ये एक और ईरा था और ये एक पॉलिटिकल ईरा था, और उस पॉलिटिकल ईरा में जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई। अब आप ये देखें कि सदर ट्रंप चीन की मुखालफत कर रहे हैं, सदर ट्रंप चीन पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप पेंडेमिक के दिनों में 2020 में वुहान वायरस की बात कर रहे हैं। यानी इवन उन्होंने उस सारे डॉक्ट्राइन को जो पेंडेमिक का था उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और वो मुतनाज़ इलेक्शन बना दिया गया। और उस मुतनाज़ इलेक्शन के 4 सालों के बाद ये पूरी कैंपेन उनकी चीन के और वो उन मसाइल पे थी, और जो कौम से वो वादे कर रहे थे, जिस पे वो इवोक कर रहे थे और पॉपुलर लीडर बनते चले गए। और फिर अपनी कैंपेन के आगाज़ में 2023 में उन्होंने वो एक स्टेटमेंट दिया। मामले में पाकिस्तान तो नहीं सैंडविच हो जाएगा? सैंडविच बन गए ना हम। देखिए चीन के सदर को दावतनामा गया, जिनको उन्होंने मैसेज देना था, जिनको पता है कि ये नागुज़ीर हैं हमारे लिए, उनको उन्होंने बुला लिया। और जिनको मैसेज देना था कि भाई शट अप, मैं पीस टाइटन हूँ, मैं पीस का मैसेंजर हूँ, और उन्होंने यानी नेतन्याहू की बात कर, हाँ जी, अमेरिका की तारीख में ये पहला मौका है कि जब से इसराइल वजूद में आया है, सदर ट्रंप ने एक बड़ा ऐसा कदम उठाया कि उसमें उनको दावतनामा नहीं दिया नेतन्याहू को। अच्छा, इसमें आगा साहब लेट्स कम टू द रियल क्वेश्चन इन विच पीपल आर इंटरेस्टेड द मोस्ट। ये अमेरिका में जो पाकिस्तानी लॉबी है, जो कि बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के साथ है, ये इतनी मजबूत कैसे है कि वो 190 वाला रेजोल्यूशन आ गया, उसके बाद एक और ख़त आ गया, फिर ट्वीट्स आना शुरू हो गई और सब मामला, और फिर आगे ये इसमें रियलिटी कितनी है? ये डिजिटल मीडिया तक, ट्विटर तक ही रहेगा, या फिर ये इसका कोई प्रैक्टिकल फॉर्म भी, अमली शक्ल भी ले सकता है ये प्रेशर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक क्रिटिक हूँ पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है, और हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है। जो यहाँ पार्टियाँ मौजूद हैं इक़्तिदार में, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है, और पीटीआई में भी इलेक्शन और वो उस तरह से जैसे ग्रास रूट पे उनके साथ लोग आना चाह रहे थे वो नहीं आए हैं, और पीटीआई की पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है।
तो जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होते तो ये पीटीआई का क्रेडिट नहीं है, ये इमरान खान का पॉपुलर लीडरशिप का क्रिज्मा है जिसे हम डिनाई कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप का एक क्रिज्मा था। सही। और फिर हम उसके बीच में एक हमने इमोशनल रवैया बना लिया है कि भाई दोनों के हालात एक जैसे हैं, दोनों दोस्त हैं और ये होगा और वो होगा। रियासत के मामलात रियासत की सतह पे तय होते हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। अब ख़तरा ये है कि कहीं अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। उन्हें ना भुट्टो से दिलचस्पी थी, ना उन्हें हमारे पॉपुलर लीडर से किसी से दिलचस्पी थी। जब उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होंगे तो ये ख़तरे की घंटी है हमारे लिए। आगा साहब, पाकिस्तान में बानी चेयरमैन को फायर लगा, ट्रंप को वहां पर फायर लगा, कान के पास से गुजर के गया और जख्मी भी हुआ। ये दोनों चीज़ों को कंपैरिजन अगर आप करें तो इस वक्त भी आप समझ रहे हैं कि ट्रंप की जान को अभी भी खतरा है? जी, ट्रंप की जान को बिल्कुल खतरा है। उस इलेक्शन कैंपेन में भी था, डीप स्टेट को चैलेंज किया और जो उनके दुश्मन हैं उनकी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और उस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके अमेरिका में जो इंतखाब जीता उन्होंने, ये एक मिरेकल है, एक मोज़ा है। लेकिन मोज़ा इसलिए है कि अनबिलीवेबल था पूरी दुनिया के लिए। इंडाइटमेंट्स हो रही हैं और पूरी दुनिया का मीडिया उन्हें क्रिमिनल के तौर पे एस्टेब्लिश कर रहा था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है काबिल मोहतरम आगा साहब, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है जी, और उसका पेंटागन देखें, बाज़ाब्ता डिज़ाइन चीज़ें होती हैं, इस तरह तो नहीं है। आप फरमा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है, ट्रंप आया तो सारी पॉलिसियाँ इधर की उधर हो जाएंगी, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। हाउ इट पॉसिबल सर? देखिए, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अमेरिका की जो डीप स्टेट जिसको चैलेंज किया है वो पेंटागन नहीं है, वो CIA नहीं है, वो FBI नहीं, ये उस सिस्टम के मैकेनिज़्म में, टूल बॉक्स में फिट होने वाले इदारे हैं और ये रियासत के अंदर काम करते हैं। लेकिन वो जो डीप स्टेट है वो मल्टी बिलियनर क्लब है, दुनिया की इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं पूरी दुनिया में, जिनकी एसेट्स हैं, जो पूरी दुनिया में कारोबार संभालते हैं, बल्कि दुनिया की मईशत का 75% उनके कंट्रोल में है। तो वो अमेरिका की डीप स्टेट है। उसके दरमियान एक जंग है जिसमें इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फार्मास्यूटिकल के लोग शामिल हैं। और अगर आप देखें तो अमेरिका में जब भी रिसेशन आया, जब भी वॉल स्ट्रीट क्रैश की उनकी, कभी भी डिफेंस और उसके जो स्टॉक्स हैं वो कंपनी आउट ऑफ बिजनेस नहीं हुई। तो अब आप समझ लें कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका, दुनिया की मईशत पे कब्जा है उनका। हमें ये रहनुमाई भी फरमाते जाए बाजवा साहब, जाते जाते पूछ लें, झुकाओ चाइना की तरफ रखें या अमेरिका की तरफ? साडा कित्थों फायदा होता है आगा साहब? देखिए, झुकाव का मसला नहीं है। कौमें जो होती हैं ना, वो हमारे हमसाए हैं। हम अपनी टेरिटरीज़, अपने जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। हमारी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, रहेगी, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक अहमियत में आपको बैलेंस करना है, आपको अपने नैरेटिव से जीना है। हिंदुस्तान को देख लेना, देखिए हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? बुलाया। और वो कहाँ थे? और हमारे वज़ीर ख़ारजा को, अपना वज़ीर दाखिला को नहीं किया गया। और मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, अगर हमारे वज़ीर दाखिला को जाना था तो भाई फ़ॉरेन ऑफिस ने आज जिस तरह से डिनाई कर दी जी हमने तो नहीं भेजा इन्हें, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत के अंदर ही वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्लैरिटी नहीं। अच्छा, लास्टली आगा साहब, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने कोई पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, करने जा रहा है अमेरिका पाकिस्तानी कुछ शख्सियात को, 50 से ज़्यादा हैं और सफरी पाबंदियां लगेंगी। ये इसमें जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा क्या सवाल किया बाजवा साहब के बंदे फड़न लगे हो? नहीं, पढ़ने नहीं लगे। देखिए, नापसंदीदा शख्सियात करार, नापसंदीदा पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके उनको अमेरिका में उनके दाखिले की पाबंदी होगी और जहाँ जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा वहाँ वहाँ उनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो फिर सारी दुनिया में है सर? नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं है। मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा समझा दे जरा बाजवा, जरा पढ़ा लिखा। प्रॉब्लम ये है भट्ट साहब और बाजवा साहब कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है, मैं 30 वर्षों से जब भी इस बात को देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे, UN में जहाँ मौका मिला, अमेरिका के सियासतदानों के सामने, हिलरी क्लिंटन के सामने, मेरी तो गुफ्तगू यही रही है कि दिस इज़ अ बिजनेस, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? और एक्सट्रीमिज्म को मैं ये डिफाइन करता हूँ, इसे रॉटन मॉरल फाइबर ऑफ ह्यूमैनिटी है। अगर साहब, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि हाँ वाकई खतरा है डोनाल्ड ट्रंप की जान को, उसी में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनमें से एक वो कि डीक्लासिफाई करना है, वो मार्टिन लूथर किंग की असैसिनेशन, जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन, इसके पीछे क्या है? ये तो बड़ा पेंडोरा बॉक्स। देखिए, ये पेंडोरा बॉक्स खुलना ज़रूरी है
और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो उसके नेफ्यू हैं वो डेमोक्रेट थे, और डेमोक्रेट होने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंपेन की। और मैं इस पूरे इलेक्शन के पूरा जो सिनेरियो है 2023 से ऑनवर्ड एक चीज़ देख रहा था कि ये मुकाबला कहीं मुझे लग रहा था कि रॉबर्ट एफ कैनेडी और सदर ट्रंप के बीच में होगा, बाइडन कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर बाइडन इलेक्ट होते हैं किसी तरह से भी, या उन्हें दोबारा वो इलेक्ट करवा दिया जाता है उस पॉपुलर वेव को इग्नोर करके, सेंसरशिप करके, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अमेरिका तकसीम हो जाएगा और बाइडन अमेरिका के आखिरी सदर साबित होंगे। तकसीम से मतलब जियोग्राफिकली तकसीम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता था अमेरिका में। ये इलॉन मस्क ने भी वैसे इसी तरह की आपकी सोच से मिलती जुलती मैंने उसकी भी पढ़ी थी। देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैं अमेरिका में ये क्यों सर जरूरी है ये डिक्लासिफाई करना? वो जो ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, अमेरिका की 240 साल की तारीख, अमेरिका का आइन और जिन लोगों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया है, फाउंडिंग फादर्स का क्या नैरेटिव था अमेरिका के बारे में? द डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम अर्थ। वो एक ग्लोबल सिनेरियो देख रहे थे। और उसके बाद इब्राहिम लिंकन की असैसिनेशन जो है वो किन हालात में हुई, ये सारी चीज़ें, ये कड़ियाँ जुड़ती हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, तो वो उनकी जान को खतरा है। ये 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है सदर ट्रंप के लिए जो पहले हैं। और उनका 2 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जिसको मैं बिलखुसूस जिसका तज़किरा करना चाहूँगा, एक तो जो उन्होंने फेडरल बैन लिफ्ट किया इंफॉर्मेशन के ज़राए को फ्री करने के लिए, मीडिया को, यानी उस फेडरल बैन से, यानी अमेरिका में भी सेंसरशिप था, लोग ये नहीं समझते थे। हम समझते थे CNN बहुत क्रेडिबल है, MSNBC बहुत क्रेडिबल है, फॉक्स बहुत क्रेडिबल है, इनके नज़रियात हैं और ये आज़ादी से करते हैं। लेकिन अमेरिका का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वो उन पाबंदियों से मुबर्रा नहीं था। इवन दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसीज, वहाँ पे भी यही मसला था। और आखिरी बात बाजवा साहब, जो 2 जेंडर का जिक्र किया है उन्होंने, देयर आर 2 जेंडर्स, तो ये पूरा एक कल्ट है, क्लाउट है, पूरी दुनिया में इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। लेकिन अमेरिका में उन्होंने जिस बात को एम्फसाइज कर दिया, ये भी उनकी जान को खतरे का एक बाइस बनेगा। बुनियादी तौर पे ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पावरफुल फोर्सेस हैं, उनको चैलेंज किया है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जान को अगले 100 दिन में खास तौर पर खतरा दोबारा। थैंक यू वेरी मच। आगा मोहम्मद साले साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से अमेरिका में। आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।